हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। एंड ये हमारा सी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ का 11th पार्ट है जो जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ सेक्शन सी। ओके, सॉरी, सेक्शन बी। सो मैंने इसे डिवाइड किया था ये 4 टॉपिक्स में: ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो हमने बेसिक देख लिया था, प्रोसेस मैनेजमेंट देख लिया था, मेमोरी मैनेजमेंट भी ख़त्म कर लिया था। इसमें एक टॉपिक रह गया था वर्चुअल मेमोरी का। ओके, ठीक है। और देन उसके बाद फाइल मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। एंड यू गाइज डोंट नो हाउ बिजी दीज डेज आई एम, सो रिस्पेक्ट द एफर्ट बाई लाइकिंग द वीडियो। ओके, क्योंकि काफ़ी एफर्ट करना पड़ रहा है मुझे टाइम निकालने में, ऐसे तो उतना ख़ास एफर्ट नहीं है। ओके, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने पेज वगैरह पेजिंग पढ़ी थी और सेगमेंटेशन वगैरह पढ़ लिया था। मतलब कि जैसे कोई प्रोसेस होता है वो लॉजिकली डिवाइड होता है पेजेस या सेगमेंटेशन में। ओके, देन वो रन करता है। तो अभी हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो पहले समझो कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है ये समझने का सबसे ईजी तरीका ये है कि सपोज़ तुम्हारे सिस्टम जो तुम्हारे लैपटॉप है, अगर उसकी रैम 4 GB की है। ओके, अगर सपोज़ की रैम जो है 4 GB की है एंड यू आर ट्राइंग टू प्ले अ वीडियो और अ मूवी विच इज़ ऑफ 6 GB। सपोज़ HD में कोई मूवी है 6 GB की तुमने डाउनलोड करी जो तुम्हें प्ले करनी है। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ उस मूवी को एक प्रोग्राम या प्रोसेस की तरह, ठीक है, तो 4 GB मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी प्रोसेस जो होता है वो मेन मेमोरी के अंदर रन करता है। ठीक है, मेन मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रन करता है। तो अगर तुम्हारी मूवी 6 GB की है, वो प्रोसेस 6 GB का है, तो वो 4 GB के अंदर कैसे रन करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? बट स्टिल वो रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये है कि हमारे पास उतनी मेमोरी है नहीं, बट ये हमें एक तरह का ऐसे एक हिलुसिनेशन होता है, हमें ये ऐसा एहसास होता है कि हमारे पास एक जो बहुत बड़ी मेमोरी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, तो ऐसा समझो कि इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि तुमने अगर 6 GB की मूवी प्ले की तो वो क्या है कि वो फ्रेम्स में या पेजेस में डिवाइड हो जाता है। मैंने तुम्हें अभी बताया था पेजेस, पेजिंग और सेगमेंटेशन, तो वो पेजेस में डिवाइड हो जाता है, लॉजिकल पेजेस में। ठीक है, और मेन मेमोरी के अंदर वही पेज आता है जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेन मेमोरी के अंदर वही पेज लोड होगा अगर ये पेजेस हैं सपोज़। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज़ योर मेन मेमोरी। ठीक है, रैम। तो इसके अंदर वही पेज लोड होगा जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी बस स्वैप आउट हो जाएगा। तो जिस पेज की ज़रूरत है वही पेज लोड होगा इस मेन मेमोरी के अंदर। इस चीज़ को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है, डिमांड पेजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड पेजिंग या फिर डिमांड सेगमेंटेशन, मतलब अगर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है तो सेगमेंट्स लोड होंगे। तो जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो डिमांड पेजिंग या फिर डिमांड सेगमेंटेशन पे वर्क करता है, राइट? तो डिमांड पेजिंग क्या है वो तो तुम्हें समझ गए होगे कि अ पेज विल बी लोडेड इन द मेन मेमोरी वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो तो देखो डिमांड पेजिंग मैंने बता दिया कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द पेज इनटू द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। ओके, वेन एवर द पेज फॉल्ट अकर, पेज फॉल्ट अकर होने का ये मतलब है कि जब भी पेज फॉल्ट हो रहा है, यानी कि जब जिस पेज की ज़रूरत है वो पेज अगर हमें मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं मिला तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, और पेज फॉल्ट हुआ इसका मतलब वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो भी हमारा सेकेंडरी स्पेस है या फिर जो हमारे डिवाइडेड थी पेजेस में, वहाँ से उसे लोड करो, स्वैप इन करो। तो अगर कोई पेज को लोड करना है और सपोज मेन मेमोरी के अंदर जो भी फ्रेम्स हैं जो सारे फुल हैं और पेजेस हमें लोड करने हैं। ठीक है, ये तुम्हारी मेन मेमोरी के अंदर यही फिजिकल मेमोरी है। ठीक है, रैम या फिर फिजिकल मेमोरी। ठीक है, अब तुम्हें पेजेस अगर लोड करने हैं कोई पेज, तो इसमें जगह नहीं है, सपोज़ ये सारे पेजेस फुल हैं, तो इसमें से कौन सा पेज, एक कुछ पेज निकालने पड़ेंगे तभी तो हम नए पेज लोड करेंगे। तो जिस पेज को निकालना है, ठीक है, उसे बोलते हैं विक्टिम पेज। ठीक है, विक्टिम पेज मतलब जिस पेज को हम स्वैप आउट करेंगे इसमें से नए पेज को लोड करने के लिए, उसको बोलेंगे विक्टिम पेज। अब विक्टिम पेज डिसाइड कैसे करते हैं कि किस पेज को निकालना है?
मतलब पेज रिप्लेसमेंट, यानी पेज को निकाल कर स्वैप आउट करके नए पेज को स्वैप इन करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेज निकाला जाएगा, ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट के लिए देखो कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पेज पहले आया था पुराना पेज है उसे स्वैप आउट कर दो। दूसरा तरीका है लिस्ट रिसेंट यूज्ड या फिर LRU जिसे बोलते हैं, मतलब जो पेज काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको स्वैप आउट कर दो। और ऑप्टिमल इज़ अ लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें क्या होता है, पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी और किसकी नहीं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं वैसे वो तुम्हारे पेज रिप्लेसमेंट के, ये सीकैट में पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि जो पुराना पेज है वो उसे स्वैप आउट करो, और जो पहले आया था। और लिस्ट रिसेंट यूज़ में मतलब होता है कि जिस पेज का यूज़ नहीं हुआ है रिसेंटली उसे स्वैप आउट करो। और तो थ्रेसिंग क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट है थ्रेसिंग का, ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि थ्रेसिंग क्या होती है। तो थ्रेसिंग इज़ व्हेन अ प्रोसेस इज़ बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट, मतलब कोई प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली स्वैप आउट और स्वैप इन कर रहा है पेजेस का, मतलब बार बार पेज फॉल्ट हो रहे हैं उसके अंदर, बार बार जो उसे पेजेस चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी के अंदर, तो बार बार उसे स्वैप आउट और स्वैप इन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जितना काम नहीं कर रहा है, जितना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा वो स्वैप आउट और स्वैप इन करने में बिजी है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग, ओके। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो भी चैनल पर नए हो अगर, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें ही बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी और इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीकैट। तो चलो अगला लास्ट टॉपिक हमारा है फाइल मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको पढ़ते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले देखते हैं कि फ़ाइल होती क्या है, ठीक है। तो फाइल कुछ नहीं, बस एक जो डाटा है, मतलब डेटा को लॉजिकल डेटा, मतलब कुछ यूज़फुल डेटा जिसका मीनिंगफुल डेटा होता है। तो लॉजिकल डेटा, रिलेटेड डेटा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा, मतलब जो डेटा है वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो, मतलब उनका एक बंच जो होता है, या कह लो कि एक बेस है डेटा स्टोर करने का, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा ऑफ और इन्फॉर्मेशन, या फिर फाइल इज़ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स और बिट्स, क्योंकि डेटा क्या है, बिट या बाइट के फॉर्म में होगा, तो उसकी जो स्ट्रीम है एक बिट या बाइट की, उसको फाइल बोल सकते हो। या फिर फाइल इज़ अ बेसिक स्टोरेज यूनिट, मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने का जो बेसिक यूनिट है वो है फाइल। फाइल के फॉर्म में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फाइल है क्या, और तीसरी एक और चीज़ है कि फाइल के अंदर सिर्फ डेटा ही नहीं होता, फाइल के अंदर मेटा डेटा भी होता है, मतलब वन फाइल इज इक्वल टू डेटा प्लस मेटा डेटा। अब यहाँ पे डेटा और मेटा डेटा क्या है, तो डेटा इज़ लाइक योर एक्चुअल डेटा या एक्चुअल फाइल कंटेंट, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है। और मेटा डेटा क्या है, मतलब उस फाइल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका नाम, वो कब क्रिएट हुई थी, कितना उसका साइज़ है उसमें उस फाइल का, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मेटा डेटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल, ओके। तो फाइल को मैनेज, मतलब फाइल को स्टोर कर रहे हैं अगर हम, तो उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं। फाइल सिस्टम क्रिएट होता है एक प्रॉपरली स्टोर करने के लिए फाइल्स को, और कह लो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए, सो दैट यू कैन एक्सेस इफ़िशिएंटली, मतलब उसको जब एक्सेस करना हो तो ईजिली वो चीज़ें एक्सेस हो जाएँ, फाइल ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े, या फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए फाइल सिस्टम क्रिएट किया जाता है। अब फाइल सिस्टम जो है वो यूनिक्स में, मतलब यूनिक्स जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर फाइल सिस्टम को UFS कहा जाता है, या फिर कहते हैं उसे यूनिक्स फाइल सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसे एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम कहा जाता है, और उसके वर्जन्स होते हैं लाइक ext2, ext3, ext4। ext स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, ओके। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम फैट NTFS होता है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में HFS, जिसको बोलते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम। तो ये सीकैट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें से मल्टीपल चॉइस देगा और बोल देगा कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है, या इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, और वहाँ पे एक पेयर गलत दे देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कर लेना, ये थोड़ी सी रटने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में तो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलो ठीक है, और बात करते हैं आई नोड के बारे में कि आई नोड और या फिर उसे ही बोलते हैं फाइल कंट्रोल ब्लॉक, वो क्या होता है। तो मैंने बताया था कि प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन, उस कोई भी किसी भी प्रोसेस की जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको बोलते हैं पीसीबी, है ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती हैं, ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक, तो उसके अंदर स्टोर होती हैं और उससे हम उस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली जो है किसी भी फाइल की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो एफ स्टैंड फॉर फाइल कंट्रोल ब्लॉक, और जो भी फाइल की इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके आई नोड में या फिर उसी को बोलते हैं फाइल कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती हैं। हर फाइल के पास एक आई नोड होता है, राइट। अगर एक ही फाइल के कई रीनेम कर दो, जैसे तुमने किसी को फाइल, तुम्हारी एक फाइल थी जिसको तुमने फाइल नाम दिया, और उसी फाइल, सेम फाइल को, ठीक है, सपोज ये फाइल डॉट सी था, सेम फाइल को तुमने रीनेम या कॉपी करके फाइल 1 कर लिया, या हाँ फाइल 1 डॉट सी कर लिया, और ये दोनों फाइल सेम है, ठीक है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, दो कॉपीज़ हैं। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि वो फाइल एक ही होती है, जब तुम क्लिक करते हो इस पर तब भी यही फाइल ओपन होती है, और जब तुम इस पर क्लिक करते हो तो भी यही फाइल ओपन होती है। तो हर फाइल का एक आई नोड होता है, ठीक है, मेन फाइल तुम्हारी ये है, तो हर फाइल एक आई नोड से लिंक्ड होती है, मतलब इस फाइल की डिटेल आई नोड में रहेगी। तो वो आई नोड या फिर एफ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो नेम क्या है फाइल का, किस तरह की फ़ाइल है, साइज़ क्या है फ़ाइल की, उस किस फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है, उसे एक्सेस करने के लिए कौन कौन सी परमिशन, या फिर कह लो किसे किसे परमिशन है उस फाइल को एक्सेस करने का, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उसके आई नोड या फिर फाइल कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती हैं। देन फाइल एलोकेशन ऑन डिस्क, ठीक है, अब जो भी डिस्क है या हार्ड डिस्क है हमारा, या फिर जो भी सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर फाइल को रखेंगे कैसे, ठीक है, तो उसके लिए फ़ाइल को एलोकेट कैसे करेंगे उस डिस्क के अंदर, तो उसके 3 तरीके हैं, ठीक है। तो कह लो कि कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, कंटिन्यूअस, लिंक्ड और ब्लॉक और इंडेक्स्ड। तो कंटिन्यूअस में क्या है कि तुम्हारी एक फ़ाइल है, तुमने एक फ़ाइल को डायरेक्टली रख दिया, सपोज़ एक कंटिन्यूअस लोकेशन से 0 से लेके 10 तक तुम्हारी ये फ़ाइल है, ठीक है, सेम फाइल, लाइक फाइल 1, ठीक है, वो 0 से लेके 10 तक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। फिर लिंक्ड में क्या होता है कि एक तुम्हारी फाइल है, फाइल का कुछ पार्ट जो है फाइल 1A, ठीक है, वो तुम्हारा किसी 0 से लेके 2 तक स्टोर है, और उसके बाद उसी का अगला पार्ट जो है वो सपोज़ फाइल 1B, ठीक है, ये पार्ट जो है सपोज़ कहीं पे 10 to 12 यहाँ पे स्टोर है, और ये दोनों फाइल आपस में लिंक्ड होंगी, ये दोनों पार्ट आपस में लिंक्ड होंगे। तुमने लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ डेटा स्ट्रक्चर में, तो आपस में लिंक्ड होंगे, मतलब कि इस फाइल का जो इस पार्ट का एड्रेस इस फाइल के पास होता है, और इस फाइल का एड्रेस इस फाइल के पास होता है, तो दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जहाँ भी स्टोरेज खाली है वहाँ पे स्टोर कर दो, उसके पार्ट्स में डिवाइड करके, और उनको आपस में लिंक कर दो, मतलब एक पार्ट से तुम दूसरा पार्ट एक्सेस कर सकते हो या फिर उसका एड्रेस देख सकते हो। तीसरा तरीका है ब्लॉक या फिर इंडेक्स्ड का। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक ब्लॉक होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, उसमें सारे फाइल के पार्ट जहाँ जहाँ भी स्टोर हैं उस मेमोरी के अंदर या स्टोरेज या हार्ड डिस्क के अंदर, सपोज़ ये F1, F2, F3, F4, F5, तो सबकी जो इंडेक्स है, ठीक है, सपोज़ ये इंडेक्स किसी इंडेक्स पे होगा I, और ये भी किसी इंडेक्स पे होगा I, सपोज़ I1, I2, मतलब वटेवर जो भी इंडेक्स होंगे इनके, वो सारा इंडेक्स जो है एक ब्लॉक में यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे एक ब्लॉक वेस्ट तो हुआ, लेकिन इस ब्लॉक के ज़रिए हम सारे फाइल को लोकेट कर सकते हैं, राइट। तो फाइल एलोकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, कंटिन्यूअस हो सकती है, लिंक्ड हो सकता है, और ब्लॉक्ड या फिर इंडेक्स्ड हो सकता है। और ये कुछ छोटे छोटे से कह लो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं डिस्क शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में, और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं सीकैट में कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, उनकी डेफिनेशन दे देगा और मतलब पूछ लेता है कि करेक्ट है या नहीं है, कौन सी डेफिनेशन सही है, ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्राइटेरिया मतलब
किसी डिस्क में कोई डेटा रखा हुआ है, तो सपोज़ ये हार्ड डिस्क है हमारी, ठीक है, और ये एक हैंड है, मतलब ये रीड या राइट करने पे क्या होता है कि वो डिस्क की तरह होती है, डिस्क होती है, वो रोटेट करती रहती है। और जैसे वो देखते थे ना मूवीज़ में, जो कैसेट्स होती थी, पीछे एक ऐसे हेड टाइप का होता था, जिस पॉइंट पे है वो वहाँ का डेटा रीड करता है, ठीक है। तो सीक टाइम क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सीक टाइम क्या होता है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये वाले जैसे जो रिंग बहुत सारी दिख रही हैं, ये ट्रैक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रैक्स। तो मैंने बताया था ट्रैक्स बोलते हैं इसे। अब ये हेड है, तो डेटा किस वाले ट्रैक में है, ये अगर सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 ट्रैक है, तो किस ट्रैक में है, उस ट्रैक तक जो है वो हेड को जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक, ठीक है, जहाँ से डेटा को रीड या राइट करना है। फिर दूसरा है रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है। तो ये तो हो गया ट्रैक्स। अब मैंने अगले वीडियो में एक बताया था कि ट्रैक्स भी जो होते हैं वो डिवाइडर होते हैं सेक्टर्स में, ठीक है। जैसे ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया। अब किस सेक्टर में है, सपोज़ तुम ट्रैक पे तो पहुंच गए, ठीक है, लेकिन उसी ट्रैक के सपोज़ ये ट्रैक है, ठीक है, तुम्हारा हेड जो है वो इस ट्रैक पे आ गया, लेकिन अब ये किस सेक्टर में डेटा रखा हुआ है, ठीक है, सपोज़ इस सेक्टर में रखा हुआ है, तो ये सेक्टर यहाँ तक रोटेट करके जाएगा, तो वो जो रोटेट होने में जो टाइम वेस्ट हुआ उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। लेटेंसी मतलब होता है डिले, ओके, ठीक है। तो ये होता है रोटेशनल लेटेंसी। ट्रांसफ़र टाइम क्या होता है, ट्रांसफ़र टाइम मतलब डेटा को रीड या राइट करने में या ट्रांसफ़र करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र टाइम, सिंपल। फिर डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, मतलब डिस्क से जो डेटा हमें एक्सेस करने में टाइम लगा उसको बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम, और वो होता है टोटल सम ऑफ सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफ़र टाइम, ठीक है। तीनों को मिला के जो टाइम होगा उसको बोलेंगे डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजीज़ है, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जैसे तुमने डेटा को रीड करने का या एक्सेस करने का कोई रिक्वेस्ट आई कि मुझे ये डेटा रीड करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर 1, रिक्वेस्ट नंबर 2, रिक्वेस्ट नंबर 3, ठीक है। तो किसी रिक्वेस्ट को सर्व करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, किस रिस्पॉन्स करने में, मतलब ये रिक्वेस्ट को चलो सर्व किया तो इसे वेट करना पड़ा, इसे वेट करना पड़ा, तो जो रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे थे तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। कि रिक्वेस्ट आने से लेके उसको सर्व करने के तक जो टाइम वेस्ट हुआ उसको बोलते हैं डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। और ये सारी ही चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सीक टाइम कम से कम होना चाहिए, रोटेशनल लेटेंसी कम से कम होनी चाहिए, ट्रांसफ़र टाइम कम से कम होना चाहिए, डिस्क एक्सेस टाइम कम से कम होना चाहिए, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारी ही चीज़ें जितनी कम हो उतना अच्छा है। देन ये लास्ट टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट का, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। कौन कौन से एल्गोरिथम है डिस्क मतलब एक्सेस करने के, ठीक है। तो उसमें आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैंने बताया कि जैसे रिक्वेस्ट अगर एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है, तो अगर मैं ये ले लूँ और यहाँ पे ये लाइक दिस इज़ लोकेशन मान लो, ये सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई ये मतलब तुम्हारी एक तरह से हार्ड डिस्क का एक पेज मान लो, हार्ड डिस्क मान लो, तो तुम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, तो जो पहले रिक्वेस्ट आई थी उसको पहले सर्व करो। तो पहले क्या होगा कि पहले इसको सर्व किया, फिर इसको सर्व किया, फिर इसको सर्व किया, फिर इसको सर्व किया, ठीक है। तो मतलब जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी, चाहे इंडिपेंडेंट, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, कितना भी टाइम लगे, सीक टाइम कितना भी हो, कितना भी हमारा रोटेशनल लेटेंसी हो, लेकिन हम जो उसे पहले सर्व करेंगे जो पहले आया था रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। ये थोड़ा स्लो होता है। दूसरा क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब सबसे कम टाइम, जो सबसे जिसका सीक टाइम सबसे कम होगा, मतलब जो सबसे जल्दी मिलने वाला है, मतलब पास में ही है डेटा, उसको एक्सेस करो। मतलब अगर तुम्हारा हेड यहाँ पे है तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे है, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे है, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जो सबसे नज़दीक है पहले उसको सर्व करो, फिर उसके बाद जो सब और नज़दीक है उसको सर्व करो। इस तरह मतलब जो सीक टाइम जिसमें कम लग रहा है उसको सर्व करते जाओ, ठीक है। स्कैन या एलिवेटर, स्कैन या एलिवेटर क्या होता है, जैसे तुमने लिफ्ट में देखा होगा ना कि सीधे लिफ्ट में अगर तुम ग्राउंड फ्लोर से अबव जा रहे हो तो तुमने जो जो बटन दबाई हुई है जिस फ्लोर के लिए, ठीक है, उस फ्लोर पे वो रुकती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फिर अगेन वो ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर से फिर वो नीचे आते वक्त
स्कैन करते। तो यहाँ पे स्कैन मतलब स्कैन करने में क्या हो रहा है कि लिफ्ट सीधे, मान लो कि लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, वो सीधे नीचे की तरफ आ रही है और जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट होंगी इन बिटवीन वो सबको सर्व करती हुई नीचे जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्कैन। अब सी स्कैन क्या होता है, सर्कुलर स्कैन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में गई सबको स्कैन करते हुए, आई मीन सबको सर्व करते हुए, और एंड पे पहुँचने के बाद, ठीक है, सर्कुलर फैशन में मूव कर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिस्क आर्म मूव्स इन अ सर्कुलर फैशन। इसका मतलब क्या है कि वो एक एंड तक गई, अब वो उसने सर्व कर लिया, फिर अब वहाँ से वो रोटेट होकर वापस दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, फिर उस डायरेक्शन में वो सर्व करेगी। तो ये हो गया सर्कुलर स्कैन। लुक इज सिमिलर टू स्कैन, स्कैन की तरह ही होता है ये भी, लुक जो है, और सी लुक भी सिमिलर ही है। तो ये सारी चीज़ें लगभग सिमिलर ही होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ डिटेल पढ़ लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली। तो बस आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो टोटल 11 वीडियोज़ में 11 पार्ट तो नहीं, क्योंकि 2 पार्ट इसमें से वो भी हमारा एप्टीट्यूड भी था, तो टोटल 9 पार्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश्ड हुआ है। और ये 9 वीडियोज़ अगर देख लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें सीकेट के लिए, क्योंकि ईजिली स्कोर होता है इसमें। तो एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि अब जो है टाइम का, मैं आई नो थोड़ा सा बिज़ी मैं भी रहता हूँ, तो मैं अब ट्राई करूँगा तुम्हें मल्टीपल चॉइस या MCQ प्रोवाइड करने के, ठीक है। अब मैं MCQ प्रोवाइड करूँगा तो तुम्हें वो हेल्प करेंगे डायरेक्टली, वो जो भी MCQ आते हैं सीकेट में जिस तरह के, सेम टू सेम वैसे ही मैं MCQs प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे। तो थोड़ा अपडेट रहना इस चैनल के साथ। और ये MCQ डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज़। और ठीक है फिर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।